हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2022 का। एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर को 2022 में। 2 दिन हुआ था पेपर, 17 को और 18 को हुआ था। 17 के 3 सेट हैं 3 मीटिंग के और 18 के 3 सेट हैं 3 मीटिंग के। सारे सेट हम लोग कर चुके हैं, 17 के तीनों सेट और 18 के तीनों सेट में ये आखिरी वाला है। हर सेट का 2 पार्ट किया था, 100 क्वेश्चन होते थे तो 50-50 में किया हूँ। तो 18 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट था 5 बजे से 7 बजे वाला, इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक हम लोगों ने किया था। इसका पार्ट 2 है आज 51 से लेकर के 100 नंबर के क्वेश्चन तक का। PDF कल ही अपलोड कर दिया था और टेलीग्राम चैनल से आपका लिंक भी दे दिया हूँ आपको। उसमें 100 के 100 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा, 50-50 कराते हैं। आज अगर नहीं किए हो तो उसको 51 से 100 क्वेश्चन तक आप कर लो, उसके बाद वीडियो देखो, क्योंकि बिना PDF सॉल्व किए फिर मज़ा नहीं आने वाली है, ठीक है। और आज आपके ये डिस्कशन का आखिरी दिन होगा स्टेनोग्राफर का टियर 1 में। टियर 1 एक ही होता है इसमें। तो स्टेनोग्राफर के जो 2022 वाले थे वो सारे क्वेश्चन सारे सेट हम लोग लगा चुके हैं। ये आखिरी वाला है और 12 तारीख से आप लोगों का पेपर है। उसके बाद आप लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो चलिए, एक जिम्मेदारी में एक और बचा हुआ है सेट, ये भी ख़त्म करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये किसका क्वेश्चन है? देखो, इतना अंडरलाइन किया हुआ है, इन हर ग्रोइंग स्ट्राइफ विद इन द फैमिली, ये है। अब इसको इम्प्रूव करना है, यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन लिखा है, इसका मतलब इम्प्रूव करने का मैटर है। चलो इम्प्रूव करके देखते हैं। लिखा एमिलीज स्टोइक साइलेंस। स्टोइक मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करने वाली क्षमता। तो एमिलीज स्टोइक साइलेंस कन्वेड अ ग्रिम पिक्चर। उसने क्या दिखाई? एक बहुत ही ग्रिम, बहुत ही सीरियस, बहुत ही मजबूत पिक्चर दिखाई। इन हर ग्रोइंग स्ट्राइफ विद इन द फैमिली। तो इन हर नहीं है, पिक्चर इन हर ग्रोइंग स्ट्राइफ नहीं, पिक्चर ऑफ हर ग्रोइंग स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब क्या हुआ? संघर्ष। उसके बढ़ते हुए परिवार में उसके बढ़ते हुए संघर्ष की ग्रीन पिक्चर दिखाई। तो ऑफ लगाना चाहिए था, इन नहीं लगाना चाहिए था। कहाँ है ये? तो ये वाला होगा, ऑफ हर ग्रोइंग स्ट्राइफ विद इन हर फैमिली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, वंस द रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड। एक बार जब रिस्पॉन्स सारे रिसीव कर लिए गए, डेटा कलेक्टेड, आगे लिखा है वाज टेबुलेटेड बाय एनालिसिस, ठीक है। तो एक बार एनालिसिस कर लिए, वंस द रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड द डेटा कलेक्टेड। उसके बाद क्या कहा इन्होंने? उसके बाद कहा कि वाज टेबुलेटेड फॉर एनालिसिस। तो इसमें सेंटेंस में कहीं कोई एरर की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। 2 बार पढ़ा मैं, एक बार और देख लीजिए, आपके सामने फिर देख रहा हूँ। वंस द रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड, अब रिस्पॉन्सेज के लिए वर लगा, ठीक तो है, पैसिव वॉइस में लिखा है। द डेटा कलेक्टेड मतलब जो डेटा इकट्ठा किया था, तो डेटा के लिए यहाँ क्या लगा है? वाज लगा है। वाज टेबुलेटेड फॉर एनालिसिस, उनको टेबलाइज कर दिया गया है। तो एरर कहीं नहीं है, तो क्या लगाओ आप? नो एरर लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु टीचेज यू इंग्लिश। टीचेज क्या है? वर्ब में एस लगा हुआ है, इस मतलब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। तो पहले इज एम आर ढूंढो अगर कहीं मिलता है तो। ये वाज है, ये वर है, और ये हैज़ बीन है, होगा ही नहीं, बस एक में ही है आर लगा हुआ, तो ये चौथा वाला होगा, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द एम्प्लॉयर पेड हिम द सैलरी। पेड क्या है बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए, ठीक है। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हैड बीन लगा है, गलत हो गया है। यहाँ वाज पेड लिखा है, ये ठीक है। यहाँ वाज पेड लिखा है, ये ठीक है। ये वाज बीइंग लगा हुआ है। तो 2 मिले हमको वाज पेड वाले, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, द सैलरी वाज पेड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर, ये तो ठीक है। लिखा ही वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर सैलरी, नहीं, पेड के बाद ही सैलरी आना चाहिए था। बाय द एम्प्लॉयर लगाने के बाद सैलरी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा? दूसरा वाला हुआ, ये वाला आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपको बताना है एंटोनिम किसका? टर्स का एंटोनिम बताना है 55 में।
तो टर्स का क्या मतलब होता है? टर्स का मतलब जानते हो, बड़ा खरा टाइप का होता है, बहुत ही कड़वा टाइप का होगा कोई, ठीक है। टर्स आप कह सकते हो इम्पोलाइट या रूड होता है कोई आदमी, उसको टर्स कहते हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अथॉरिटेटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। अथॉरिटेटिव अधिकारों के लिए लगता है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा उत्तेजित होगा, नहीं होगा। टिमिड डरपोक होगा, नहीं होगा। पोलाइट होगा। तो रूड का अपोजिट क्या होगा? पोलाइट लगा लो आप। तो ये वाला हो गया आपका चौथा वाला आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में किसको चेंज करना है? देखो लिखा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, यू हैव नॉट फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। तो यू कौन है? यू मैं हूँ। और हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। आई हैव नॉट फॉलोड। माई कौन है? माई है टीचर, तो हिज या हर लगेगा। इतनी चीज़ों पे देखो पहले। तो हैव का हैव होगा नहीं, गलत है। हैव का वाद भी नहीं होगा, 2 हो गया। अब यहाँ आई हैड नॉट, ये हैड नॉट ठीक है, लेकिन यहाँ आई हैव नॉट फॉलोड है और यहाँ पे इन्होंने आई हैव नॉट के साथ बीन लगा दिया, तो बीन नहीं लग सकता, हैव नॉट फॉलोड होगा। तो ये चौथा वाला होगा। क्लियर ना? ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। 57 में क्या गया? एक्टिव वॉइस में आ जाओ। एक्टिव वॉइस में लिखा, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड बाय यू। तो यू पहले हो जाएगा, यू, और बीइंग टॉर्चर्ड में क्या हो गया? टॉर्चरिंग हो जाएगा, और यू के लिए एम का आर होगा, तो यू आर टॉर्चरिंग मी। पहला यू आर टॉर्चरिंग मी, ठीक है। इसमें बीइंग लगा हुआ होगा नहीं, इसमें बीइंग लगा होगा नहीं, इसमें बीइंग लगा होगा नहीं, क्योंकि बीइंग लगना और बीइंग लगना पैसिव वॉइस में होता है। और जो पहले अब आप पैसिव वॉइस उसका पैसिव वॉइस को एक्टिव बना रहे हो, तो उसमें बीइंग होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। तो 3 तो ऐसे ही गलत हो गए, तो पहला वाला ऑप्शन बचा आपका। फिर अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। 9th नंबर पे देखो, इतना अंडरलाइन किया है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्चिपेलागो, ठीक है। तो आर्चिपेलागो क्या होता है? आर्चिपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह होता है। कह रहे हैं फिलीपींस जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्चिपेलागो है विद ओवर 7000 आइलैंड्स। यहाँ पर करीब कितने हैं? 7000 आइलैंड है, 7000 आइलैंड्स का समूह है। तो इसमें सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो भैया 58 में हुआ हमारा नो सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, और अगला क्वेश्चन है 59 का, ठीक। इसमें क्या करें? इनडायरेक्ट में चलो। लिखा है गिरीश सेड, गिरीश ने कहा कि वी हैव नॉट गॉन टू मैक्सिको। तो वी कौन हो गया? गिरीश हो गए। तो अकेले गिरीश तो हो गए नहीं, वी लिखा है तो गिरीश का प्लूरल बनाओगे, अब कहोगे गिरीश के साथ में और लोग होंगे, दे हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। अब ये देखना है हमें, दे हैड। तो यहाँ लिखा गिरीश सेड दैट दे हैड नॉट वेंट। देखो हैड के साथ भाई वेंट नहीं लग सकता, ठीक है। आगे लिखा है कि दे हैज़ नॉट, हैज़ नहीं होगा, दे के साथ हैड होना चाहिए था ना यहाँ पे। तो यहाँ लिखा वी हैड नॉट, भाई वी का चेंज होना है, दे होना है, तो दे हैड नॉट गॉन टू मैक्सिको, ये चौथा वाला आया। अब आगे आ जाओ, ठीक है। हम पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 में आपके। यहाँ इन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट अंडरलाइन किया हुआ है, इसको इम्प्रूवमेंट करना है। अल्लाह कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कोई भी कानून बनता है पार्लियामेंट से, तो वो तब तक एनफोर्स नहीं हो सकता, तब तक वो लागू नहीं हो सकता, अनटिल द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू इट। जब तक कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देते हैं, उसको अपनी सहमति नहीं देते हैं। तो जब तक कि, अब ये देखो, जब तक अनटिल लगाओगे तो ये टाइम हो जाएगा, जबकि ये टाइम का मैटर नहीं है। मतलब ये टाइम नहीं बता रहे हैं कि कब तक। ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम रखा हुआ है और वो मतलब उनको करना ही करना है, और जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। कर देंगे बन जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर वो सहमति नहीं देंगे तो कानून नहीं बनेगा। यहाँ टाइम नहीं है, ये शर्त है, ठीक है। तो जहाँ अनटिल लिखा है, अनटिल की जगह ज़्यादा सुटेबल हो कि हम अनलेस लगा दें। देखो मीनिंग अनटिल में भी आ रही है, जब तक वो सहमति नहीं देंगे तब तक कानून नहीं बनेगा, जबकि टाइम का सेंस नहीं है। कहना है कि अगर वो सहमति नहीं देंगे तो कानून नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या लगाओ? अनलेस द प्रेसिडेंट। अनटिल की जगह अनलेस लगाओ, ये ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में चलो। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 61 डबल फिलर है। डबल फिलर में देखो क्या लिखा है कि जेब्राज आर कैटेगराइज्ड एज स्टॉकी वाइल्ड हॉर्सेस। जो जेब्रा होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है स्टॉकी वाइल्ड हॉर्सेस के रूप में। दीज मोस्टली डैश एंड ग्रॉस, ठीक है। ये ज़्यादातर किस पर?
ऑन ग्रास, मतलब ये होता है कि अब घास दिया है तो घास का मतलब घास में पाए थोड़े जाते हैं, घास खाते हैं वो। ज़्यादातर इनकी जो लाइफ होती है वो डिपेंड होती है किस पर, घास पर। आगे लिखा है जेब्राज आर मोस्टली फाउंड इन द ओपन प्लेन्स, ठीक, आर इन हाईली वुडेड एरियाज, खुले मैदानों में या बहुत ज़्यादा हाईली वुडेड एरियाज में, मतलब जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन ईस्ट एंड साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट, ठीक। आगे लिखा है कि द जेब्राज स्ट्रिप्स, जेब्रा की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आर ब्रोकन अप विद एंड डैश आउटलाइन मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट देम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ टाल ग्रास। लंबी लंबी उनको ऐसे ही स्ट्रिप उनके शरीर में होती है कि ऊंची ऊंची घास के अगेंस्ट उनको पहचान पाना, उनको स्पॉट कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये खाते क्या हैं, इनके खाने पर आएंगे, ठीक। तो आ जाओ पहले देखते हैं इनके खाने वाला, और खाने वाले में देखिए आन लगा है और दीज मोस्टली डैश ऑन ग्रास, ये ज़्यादातर मतलब घास खाकर जीवित रहते हैं। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे फीड, ठीक है ना। फीड ऑन होता है, फीड अपॉन, जैसे हम कहते हैं काऊ फीड्स अपॉन ग्रास या फीड्स ऑन ग्रास, ऐसे होते गाय घास खाकर जिंदा रहती है। तो फीड लगेगा, इसमें क्या होगा, फीड होगा। ईट ऑन नहीं होगा, ईट ग्रास होता, ईट ऑन ग्रास नहीं होता, तो ईट लग नहीं पाएगा। सर्व, वो सर्व करती नहीं है, और फूड जो है वो वर्ब नहीं है, ठीक। फीड वर्ब है, दो वर्ब है, फीड है, ईट है और सर्व है। तो ऑन जो है ईट के बाद लगता नहीं, इसलिए फीड लगेगा। अब दूसरा वाला, जब पहला वाले में एक ही लग पाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी का होगा, ठीक है कि नहीं। विद एन, यहाँ लिखा है ना इफेक्टिव आउटलाइन मेकिंग, ठीक, ये हो गया पहला वाला ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 13 नहीं, आपका 62 होगा। 62 में क्या होगा, ये है खाली जगह भरना है, लिखा है साइमन डैश द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल। तो साइमन डैश द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ रिनाउंड, ठीक है, रिनाउंड पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या होता है, बच्चों के डॉक्टर को कहते हैं। इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, तो टेलीफोन की डायरेक्टरी में उन्होंने बहुत ही फेमस पीडियाट्रिशियन थे, मतलब बच्चों के डॉक्टर थे, उनकी डिटेल्स को क्या किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल दिया था उनका, तो क्या किया होगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ये तो है नहीं, वो तो ढूंढ रहा है ना, सर्च कर रहा है। लुकअप, लुकअप मतलब होता है किसी बुक वगैरह से या डिक्शनरी वगैरह से कंसल्ट करना। लुक इनटू किसी मामले की छानबीन करना, होगा नहीं, वेंटान भी नहीं होगा, तो क्या होगा, लुक्ड अप होगा। एक्चुअली लुक्ड अप क्या होता है, जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड है और हम कहते हैं कि इसको डिक्शनरी में देख लो, तो हम कहते हैं यू शुड लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है। तो लुकअप होता है, किसी चीज़ को हम कहीं डिक्शनरी वगैरह में ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढ रहा है, किसमें, टेलीफोन डायरेक्टरी में ढूंढ रहा है, तो लुकअप ही ज़्यादा सूटेबल होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। लिखा है द एडमिनिस्ट्रेटर विल गिव यू अ चेक। विल लगा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या लगाना होगा, विल बी, और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी गिवन ढूंढो पहले। ये लिखा है विल बी गिवन, शैल बी गिवन, चेक के साथ शैल लगाना नहीं है, विल लगाना है। वुड का, विल का वुड हमें करना नहीं है, एक्टिव से पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। वाज गिवन होगा नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना, हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट में चेंज करने का। देखो पढ़ते हैं, लिखा है द प्रिंसिपल सेड व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस। ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस सोनू, यू हैव वन द कंपटीशन, तुम कंपटीशन जीत गए। तो देखो ये एक्सक्लामेटरी का निशान लगा हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो पहले इसकी हम लोग रिपोर्टिंग ही चेक कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अपलॉडेड दैट, ये तो सही है, अपलॉडेड दैट। प्रिंसिपल सरप्राइज्ड सोनू विद न्यूज ऑफ गुड परफॉर्मेंस, तो क्या सोनू को नहीं पता है, प्रिंसिपल ने सोनू को सरप्राइज दिया होगा, तो ऐसा तो है नहीं, सोनू ने परफॉर्म किया तो सोनू को पता ही होगा, क्या है कि नहीं। तो ये उनको सरप्राइज नहीं कर रहे हैं, गलत हो गया रिपोर्टिंग। प्रिंसिपल टोल्ड सोनू, टोल्ड मतलब इतना प्लेन नहीं होगा भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सिंपली टोल्ड में और सेड में कह के नहीं निकल सकते हो। और क्राइड आउट, हाँ ये थोड़ी सी बात है, मान लो मतलब वहीं रहे हों परफॉर्मेंस के समय में तो खूब जोर से चिल्लाए हों, लेकिन आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्राइड आउट टू सोनू दैट ही हैड गुड परफॉर्मेंस, नहीं ही हैड परफॉर्म्ड वेरी गुड, ये होना चाहिए था, ये नहीं लग पाएगा।
क्लियर। तो ये वाला भी चौथा भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बच रहा है आपको, द प्रिंसिपल अपलॉटेड दैट सोनू हैड परफॉर्म्ड वेल एंड डिक्लेयर्ड दैट ही हैड वन द कंपटीशन, ये पहला वाला होगा। मतलब जो सेंस है सेंटेंस का, सेंस मरना नहीं चाहिए ना। आप ग्रामर तो लगा दिए लेकिन सेंस की ही जान ले लिए, तो सेंस की जान नहीं ले सकते, सेंस को जिंदा रखना पड़ेगा। सही सेंस कन्वे हो रहा है पहले वाले में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। कभी कभी इस तरह के इनडायरेक्ट फंसते हैं जिसमें हमें सेंस देखना पड़ता है, बाकी सब तो ग्रामर से निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 में, आई एट द एग यस्टरडे फॉर माई डिनर। आई एट द एग यस्टरडे फॉर, ये एग के पहले जो द लगा हुआ है, क्या कोई खास एग है क्या? एग के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं गया जिससे ये एग खास हो जाए। जैसे लिखा होता आई एट द एग यू हैड प्रिपेयर्ड, या आई एट द एग यू हैड बॉट, या आई एट द एग यू हैड लेफ्ट। कुछ मतलब मैंने वो वाला अंडा खा लिया जो बचा हुआ था, जो रखा था, जो मेरे लिए बना था, जो वहाँ से आया था, यहाँ से आया था। कुछ तो एग के बारे में there is no information, there is no information to specify या particularize the egg। तो ये एग कहीं से भी डिफाइन नहीं हो रहा है, वो डिटरमिन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेट नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसके पहले द नहीं लगेगा। समझ गए ना? तो ये द कटेगा, यहाँ जो द लगा हुआ है वो गलत है, केवल एग होना चाहिए था, तो आपका आंसर चौथा वाला हो गया। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका होगा 66 में इनडायरेक्ट में चेंज करो। देखते हैं, आई सेड टू शर्मा, आगे लिखा है प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज लगा हो तो सीधे रिक्वेस्ट हो जाएगी, आई रिक्वेस्टेड शर्मा, ठीक है। प्लीज अब लगेगा नहीं, प्लीज तो गलत हो जाएगा ना, प्लीज रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज नहीं लगाना। आई रिक्वेस्टेड शर्मा बुक, अब ये भी गलत हो गया। आई रिक्वेस्टेड शर्मा टू गिव मी हिज बुक, ये ठीक है। यहाँ लिखा आई रिक्वेस्टेड शर्मा टू गिव योर बुक, योर नहीं होना चाहिए, यूज के योर कौन हो जाएगा, शर्मा की बुक हिज हो जाएगी। यहाँ पे हिज हुआ है तो ये तीसरा वाला ठीक है, एकदम से ठीक है। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, 67। यहाँ आपको पैसिव वॉइस बनानी है। तो समवन हैज ड्रंक, हैज ड्रंक का मतलब क्या हुआ, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हैज बीन लगाओगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज बीन ड्रंक। ऑल द वाइन इन द ग्लास, ग्लास में जितनी वाइन थी सारी कोई पी गया, ठीक है। तो हैज बीन, यहाँ हैज ड्रंक है ना, तो हैज बीन चाहिए। यहाँ हैड बीन लिखा है, नहीं होगा। यहाँ हैड बीइंग लिखा है, नहीं होगा। हैज ड्रंक नहीं भाई, हैज के साथ बीन चाहिए, ये भी नहीं होगा, लगाओ चौथा, ठीक है ना, हैज बीन ड्रंक। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का, नियति विल रीच्ड। देखो भैया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है। मॉडल वर्ब है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो सेकेंड, नो थर्ड, नो आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो विल रीच्ड नहीं होगा, क्या होगा, विल रीच, नियति विल रीच, तो तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करो। मस्ट हैव सबमिटेड, मस्ट हैव सबमिटेड मतलब पैसिव जब बनाओगे तो मस्ट हैव के बाद क्या लगाओगे, बीन, और द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ हो जाएगा, पहले, और यू कहाँ हो जाएगा, बाद में। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय यू, ये हमको करना है। चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर कहाँ मिल रहा है हमको, ठीक। आ जाओ, लिखा है मस्ट हैव बीन, तो पहले हमें तो मस्ट का माइट तो नहीं होगा ना मे होगा, दो गए। यहाँ लिखा है मस्ट हैव बीन और यहाँ लिखा मस्ट बी नहीं, मस्ट हैव बीन होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा वाला हुआ। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में ये रहा, इसमें क्या बनाना है आपको, डायरेक्ट में बनाना है। इनडायरेक्ट में दिया हुआ, लिखा द लीडर अपलॉडेड द कॉमरेड। अपलॉडेड मतलब वही थोड़ी देर पहले आया था, तारीफ की, प्रशंसा की, सेइंग दैट, ये क्या बोला है उन्होंने। आगे लिखा दे हैड डन वेरी वेल, दे मतलब क्या हुआ, दे का हो जाएगा यू, और हैड का क्या हो जाएगा, या तो हैव हो जाएगा या तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं किस में मिलता है हमको आंसर सही से। लिखा द लीडर सेड टू द कॉमरेड्स, ठीक है। यहाँ पर ब्रेवो, शाबाश, ये हो गया अपलॉडेड, ठीक है, यहाँ हो गया। यू हैव डन वेरी वेल, ठीक। इसमें तो पूरा ओके ओके लग रहा है। अभी यहाँ पे निशान लगाता हूँ, देखता हूँ कि इससे बढ़िया तो नहीं मिल जाएगा। आगे लिखा द लीडर सेड टू द कॉमरेड्स चीयर्स, है चीयर्स का पीने थोड़े ना बैठे हैं, चीयर्स करेंगे, हटाओ, ये नहीं लग पाएगा, ये मतलब सुटेबल एडजेक्टिव नहीं है वहाँ पे। और इसमें लिखा अलास, अफसोस, दुख काहे व्यक्त करेंगे यार, हटाओ इसको भी। अब लिखा कि नीचे लीडर सेड टू द कॉमरेड ग्रेट यू कुड डू, कुड क्यों लगाओगे,
मतलब तुम अच्छा कर सकते हो और आगे में, तो ये कर चुके हैं, ये भी गलत हो गया, कोड नहीं लगेगा। पर अब जो चुने थे ना पहला वाला जो निशान लगाए थे यही लगा लो, ठीक है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। अब नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में क्या है ले आओ। अब 71 से 75 तक के लिए एक पैसेज है, ठीक, भयानक वाला पैसेज है, बड़े बड़े हैं, आर्टिकल से उठ रहे हैं सब के सब, ठीक है, कोई एडिटोरियल नहीं, सब आर्टिकल हैं, कहानी बिल्कुल नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक एक करके देखो। 71 क्वेश्चन नंबर 71 क्या करें, हाउ वाज इंडियन क्विसाइन, ठीक है, हाउ वाज इंडियन क्विसाइन, क्विसाइन का मतलब होता है किचन की जो सामग्री होती है ना, आटा, दाल, तेल, घी, नमक, मसाला वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो होता है उसको क्विसाइन कहते हैं, ठीक, रसोई का जो सामान होता है। हाउ वाज इंडियन क्विसाइन एबल टू इन्फ्लुएंस अदर क्विसाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इंडियन क्विसाइन है, इंडिया में जो इंडियन रसोई की सामग्री है वो दुनिया के दूसरे देशों के क्विसाइंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद याद रखना वो टॉपिक याद रखना जहाँ इंडियन क्विसाइन ने, इंडियन रसोई की सामग्री ने पूरी दुनिया की रसोई की सामग्री को प्रभावित किया था, कैसे किया था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा है, मतलब इसमें 3 बातें सही हैं, एक बात गलत होगी, तो देखना पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें। इंडियन फूड इज रिच इन, इंडिया का फूड क्या होता है, किस में रिच होता है, चिली मिर्चा ज़्यादा होता है, सीसम ऑयल ज़्यादा होता है, सीसम ऑयल तिल का तेल होता है, तिल का तेल है, देसी घी ज़्यादा होता है उसमें, या फ्लेवर ज़्यादा होता है, तो होता तो सब कुछ है इसमें, इंडियन फूड में सब कुछ होता ही है। देखें पैसेज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बिना पढ़े तो सब सही लग रहा है भैया, ठीक है। आगे आ जाओ 27 में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज मिडिल ईस्टर्न सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस इन इंडिया, पैसेज के अनुसार, पैसेज के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस क्या था इंडिया पे, मतलब यहाँ से भी कुछ मसाले वसाले टाइप के आए होंगे, क्या इफेक्ट पड़ा था इनका इंडिया पर। 75 में अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, कैटलिस्ट क्या होगा। देखिए कोई चीज़, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कभी कभी हम कोई चीज़ डाल देते हैं तो केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है, उत्प्रेरक कहते हैं उसको, ठीक है, उत्प्रेरक। जैसे ये कह सकते हो कि मान लो कोई कुछ चीज़ पका रहे हो, उबाल रहे हो और ठीक से नहीं उबल रही, देर लगी, थोड़ा सा नमक डाल दो तो जल्दी उबल जाता है, तो कैटलिस्ट का काम करता है नमक उस जगह पे, समझ गए ना, क्लियर, ठीक है। कैटलिस्ट का हमको ढूंढना है क्या, साइनोनिम, पहले पैसेज में मीनिंग ढूंढेंगे इसकी, मिडिल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस क्या था इंडिया पर, और क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है बच्चा देख लो एक बार, इसमें ट्रू कौन सी बात नहीं है, इंडियन फूड में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, और यह है कि इंडियन क्विसाइन ने वर्ल्ड को कैसे इम्प्रेस किया था। तो हम एक और से देखते आएंगे, कुछ जगहों पे निशान लगा ही हुआ है, पहले वो कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो शुरू करो, यहाँ पे देखो एक मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ पे लिखा है मिडिल ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस्ड हैव अकर्ड ऑन नॉर्थ इंडियन क्विसाइन, इनका जो असर था मिडिल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस वो किस पर पड़ा था, नॉर्थ इंडियन क्विसाइन पर, मतलब जो नॉर्थ इंडिया, देखो जो मिडिल ईस्ट से या सेंट्रल एशिया से जो आक्रमणकारी आए थे वो नॉर्थ इंडिया में ही तो बसे थे, तो नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में रसोई की सामग्री थी उसको प्रभावित किया था जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से जो लोग आए थे। तो यहाँ देखो राइटर ने क्या लिखा है, नॉर्थ इंडियन क्विसाइन को इन्होंने अफेक्ट किया था। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर, इसका आंसर ये था, यही वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इंडिया वाले ने कैसे दूसरों को इफेक्ट किया था, ये वाला हो गया। यहाँ आ जाओ, ये भी नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ, 27 वाले पर होगा, यहाँ पर, हाँ ये आया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये निपटा आपका 74 वाला।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज़ मिडिल ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस इन इंडिया, इनका इंडिया पे क्या असर पड़ा था? तो नॉर्थ इंडियन क्विसाइन पर असर पड़ा था, हमारे फेस्टिवल्स पे नहीं, ड्रेसेस पर नहीं, लाइफ स्टाइल पर नहीं। आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा, देखा होगा कि इन पर कोई असर नहीं पड़ा था। किस पर असर पड़ा था? नॉर्थ इंडियन क्विसाइन पर। जब ये सेंट्रल एशिया के या मिडिल ईस्ट के लोग आते हैं तो सबसे पहले हमारी रसोई पर इन्होंने असर डाला था। ठीक है, आगे आ जाओ। तो उसमें तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिला। अब आ जाओ इसमें देखते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि पोटैटो स्टेपल ऑफ डाइट इन सम रीजन्स। देखो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की खास तौर से बात करो तो लगभग चीज़ों में आलू पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो एक स्टेपल आइटम है ये इंडिया में। वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्तुगीज। यहाँ ध्यान रखना कि आलू इंडिया में कौन लाया था? पोर्तुगीज लेके आए थे। ठीक है, मेन चीज़ हो गई। यहाँ कैटलिस्ट की मीनिंग देखना है आप लोगों को। इंडिया एंड यूरोप वाज द प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर द यूरोप्स एज ऑफ डिस्कवरी। तो ये जो उन्होंने कहा स्पाइस ट्रेड, मसाला, इंडिया और यूरोप के बीच में जो मसाले का व्यापार था वो यूरोप में जो मतलब यूरोप ने जो और जगहों की डिस्कवरी की थी, अमेरिका की डिस्कवरी की, इंडिया की डिस्कवरी की, वो मसालों का व्यापार उनके लिए कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक का काम किया था। ठीक है, वही सेंस है जो हम लोग सोच रहे थे। आगे लिखा है स्पाइसेज वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया एंड ट्रेडेड अराउंड द यूरोप ऑफ एशिया। इंडिया से मसाले लाए जाते थे और पूरे यूरोप में, एशिया में बेचे जाते थे। ये इतना हमको पोर्शन मिला है। एक तो ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो आलू है वो पोर्तुगीज लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले, इस वाले पे देखो क्या क्या मिल रहा है। इंडियन फूड इज रिच इन फ्लेवर। इंडिया का फूड जो है किस मामले में रिच होता है? फ्लेवर के मामले में बहुत रिच होता है। एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ लिखा है स्पाइसेस के बारे में लिखा हुआ कि दे आर आल्सो यूज टू कूल एंड वार्म द बॉडी। मतलब क्या हुआ, जो मसाले हैं वो बॉडी को कूल और वार्म करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं हॉट और कोल्ड वेदर में। आगे लिखा है योगर्ट इज कॉमनली यूज टू फ्लेवर डिशेज। योगर्ट का यूज़ किया जाता है डिशेज को फ्लेवर करने में या एज अ सॉस एक्चुअली स्पाइसी डिशेज, मतलब ऊपर से डाल देते हैं। ये है जिंजरली या सीसम ऑयल इज कॉमन इन द साउथ। जिंजरली या जो सीसम ऑयल है वो तिल का तेल है, वो साउथ में बहुत कॉमन है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है। आगे लिखा इन्होंने बटर बेस्ड घी या देसी घी इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली दो लेस दैन इन पास्ट। जो देसी घी है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, हालांकि पास्ट में जितना यूज किया जाता था देसी घी का उससे कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब आओ एक एक करके हम लोग निपटते हैं सारे क्वेश्चन से। पहला इन्होंने कहा कि हाउ वाज इंडियन क्विसाइन एबल टू इन्फ्लुएंस द क्विसाइन अक्रॉस द वर्ल्ड। कैसे हुआ था? ये व्यापार हुआ था ना, ट्रेड हुआ करता था, उस ट्रेड के चक्कर में ये हुआ था। ठीक है, तो आ जाओ 71 में स्पाइसेस वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया एंड ट्रेडेड यूरोप एंड एशिया। यही वाली बात तो हुई थी ना कि मतलब इंडिया से मसाले मंगा करके यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में भेजे जाते थे। तो पहला वाला आंसर होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में यहाँ कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, ज़रा क्लियर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कौन सी बात ट्रू नहीं है। योगर्ट इज कॉमनली यूज फ्लेवर डिशेज। ये अभी पढ़ा था कि योगर्ट को डिशेज को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता था। ये बात यहाँ से मत लगाओ, पहले नहीं पीछे लगाना है। ये ट्रू है, ट्रू है तो आंसर नहीं होगा। पोटैटो वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय फ्रेंच। अभी पढ़ा था कि आलू पुर्तगाल वाले ले आए थे, फ्रेंच वाले नहीं ले आए थे, तो ये बात गलत हो गई, मतलब ये हमारा आंसर हुआ, हमें नॉट ट्रू बताना है। तो आंसर इसमें क्या हो गया? ट्रू वाला हो गया। और सब सही है, बाकी सब सही है। स्पाइसेज आर आल्सो यूज टू कूल एंड वार्म बॉडी ड्यूरिंग कोल्ड एंड हार्ड। तो मसालों का प्रयोग गर्मी और जाड़े में यूज किया जाता है शरीर को गर्म और ठंडा रखने के लिए। ठीक है, ये भी सही है। देसी घी इज यूज फ्रिक्वेंटली दो लेस दैन इन पास्ट। पहले से कम यूज किया जाता है लेकिन अच्छा खासा यूज किया जाता है देसी घी। तो बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। ये आंसर नहीं हो सकते, वही दूसरा होगा। ठीक, 73 में 73 क्या है? इंडियन फूड इज रिच इन। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है इंडियन फूड में? अभी पढ़ा था ना कि फ्लेवर ज़्यादा होता है, हालांकि ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं, लेकिन उसमें सीधा सीधा आंसर दिया था कि इंडियन फूड किस मामले में रिच होता है? फ्लेवर के मामले में बहुत रिच होता है। सीधा देखना चाहो तो दिखा देते हैं, ये लिखा है ना, इंडियन फूड इज रिच इन फ्लेवर, ऊपर ऊपर लिखा है, देखो इंडियन फूड इज रिच इन फ्लेवर, ये वाला था। ठीक है, आगे आ जाओ। तो अब हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? ये वाले क्वेश्चन हो गए रिच इन फ्लेवर। अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये हम कर चुके हैं ये वाला। अब आगे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये कैटलिस्ट की क्या बतानी है आपको, साइनोनिम बताना है। तो डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब कोई लेना देना नहीं होगा, नहीं एक्टिवेटर होगा, ये एक्टिवेट कर देता है ना, किसी चीज़ की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म होगा, एनिमोसिटी दुश्मनी के लिए लगता है, वो लग नहीं पाएगा। अब आ जाओ अगले वाले पे, अगला हमारा होगा ये वाला पैसेज। अब ये पैसेज देखो, फिर से एक पैसेज है बड़ा लंबा चौड़ा भारी भरकम सा, ठीक है। तो आते हैं पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 76 में इन्होंने क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा क्या है, इसमें से कौन सी बात करेक्ट है। इसके पहले वाले में क्या पूछा था, नॉट ट्रू, अब की बात पूछा है करेक्ट कौन सी बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है क्या, एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है, नेटिव का। नेटिव जो मूल निवासी होते हैं किसी जगह के, उसको नेटिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 78 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लिव इन द कैनोपी ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन आप जानते ही होंगे, डिस्कवरी चैनल देखा होगा। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में जो कैनोपी बन जाती है, कैनोपी मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी छाया नीचे पड़ती है, कैनोपी जो होती है उसमें कौन नहीं रहता इसमें से, क्रोकोडाइल या मंकी या बटरफ्लाई या वाइन, ठीक है ना। वाइन्स का मतलब होता है जो दूसरे पेड़ होते हैं उनकी लताएं, उनको कहा गया है वाइन। वाइन दूसरा मतलब WIN नहीं है, ठीक है ना, तो वो मतलब हाँ ठीक। तो कौन नहीं रहता है, अंदाजन तो यही क्रोकोडाइल होगा, क्योंकि पानी के किनारे, कैनोपी खुले मैदान में होती है ना, पानी किनारे होते नहीं, तो क्रोकोडाइल वहाँ कौन कहाँ से पहुँचेगा। फिलहाल देख लेंगे हम लोग आगे भी इसको। अब आते हैं अगला, दो क्वेश्चन और है 79 के, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन रीजन्स ऑफ स्पीसीज बिकमिंग एंडेंजर्ड। तो जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त प्राय होने के टू मेन रीजन्स, ये पूछे हैं टू मेन रीजन्स क्या हैं, दो मुख्य कारण क्या हैं, याद रखिएगा इनको। आगे आते हैं और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली रीजनिंग, इसमें से कौन है एक संभावित कारण फॉर द डायनासोर्स बिकमिंग एंडेंजर्ड। डायनासोर्स जो एंडेंजर्ड हो गए और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, उसमें से पॉसिबल रीजन क्या है। तो इसका आंसर तो बिना पढ़े भी लगा सकते हो, क्योंकि वो एक एस्टेरॉयड टकराया था धरती से, उसके बाद अचानक धरती का टेम्परेचर बढ़ा, फिर धूल और गुबार आसमान में गए, उन्होंने एक चादर सी डाल दी और सूर्य की गर्मी नीचे नहीं आती थी, तो अचानक बहुत बाद में कोल्ड हो गया। बहुत कोल्ड होने के नाते ये लोग धरती पर से विलुप्त हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो शायद यही वाला होगा, एस्टेरॉयड स्ट्राइकिंग द अर्थ, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, हालांकि वो एस्टेरॉयड के टकराने पर अर्थक्वेक, वोल्केनिक सब कुछ हुआ था, ठीक है। देखेंगे क्या सही निकलता है। पहले तो हम लोग पैसेज देखते हैं, तो यहाँ से आ जाओ पैसेज में। पहले देखिए, हमने आपको आपकी सुविधा के लिए अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन नहीं, हमने उसको कलर कर रखा है जो आंसर हैं। सबसे पहले देखो, स्पीसीज बिकमिंग एंडेंजर्ड, एक क्वेश्चन था कि दो कारण बताओ जिसकी वजह से स्पीसीज एंडेंजर्ड हो रही हैं। टू मेन रीजन्स क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट और लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक, दो चीज़ें। क्या क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट, उनके रहने की जगह विलुप्त हो जा रही है, और लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है। दो कारण, एक क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ हैबिटेट क्यों होता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि हैबिटेट का लॉस क्यों होता है, जहाँ पे जानवर या स्पीसीज रहते हैं उनका लॉस क्यों हो रहा है। तो इन्होंने कहा था कि क्या है, कैन हैपन नेचुरली, ये कैसे होता है, नेचुरली होता है, आंसर याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्रिटेशियस पीरियड में चेंज वेरी, यहाँ से डायनासोर वाला पूरा ही पढ़ लो ना, क्या करना है, 1 मिनट लगेगा, ख़त्म कर लेते हैं, पढ़ के अच्छे से समझ में, सीधे आंसर पे पहुंचना ठीक नहीं है। आप लोग यहाँ से पढ़ो। देखो, डायनासोर्स, एग्जाम्पल के डायनासोर्स लॉस्ट देयर हैबिटेट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। कैसे, द हॉट ड्राई क्लाइमेट ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड चेंज वेरी क्विकली, मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द एस्टेरॉयड स्ट्राइकिंग द अर्थ, ये कारण था जिसका हम लोगों ने अनुमान लगाया था, वही कारण है। तो यहाँ 3 आंसर मिले, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 आंसर मिले हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे इस वाले पेज पे कोई आंसर नहीं मिला है, ठीक है, वो तो पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। ये इस वाले पेज पे लिखा है प्लांट्स सच
सच एज वाइन्स, जैसे वाइन है मतलब लताएं हैं जो दूसरे पेड़ों पे सपोर्ट करके का सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ती हैं, लताएं हैं। देखना वाइन्स है, फंजाई है, फंजाई जैसे कि मशरूम हो गया, और इंसेक्ट्स हैं और बटरफ्लाइज हैं। ये हैं लिव इन द रेन फॉरेस्ट कैनोपी, रेन फॉरेस्ट कैनोपी में रहते हैं। अब वही है ना, उसमें क्रोकोडाइल दिया था, हम लोगों ने गैस भी लगाया था कि इसमें क्रोकोडाइल नहीं हो सकता क्योंकि रेन पानी में रहता है ना वो। तो कौन कौन से प्लांट आ गए इसमें, देखो वाइन है, और फंजाई में मशरूम आ गया, फंजाई आ गया, फंजाई मशरूम, और इंसेक्ट में जैसे बटरफ्लाई है। ये तीनों नाम दिए हुए थे, ये तीनों पाए जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। क्रोकोडाइल नहीं रहता है, तो आपका आंसर क्रोकोडाइल होगा। अब इन्होंने कहा कि सो डू हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज, ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। और कौन रहते हैं, कुछ ट्रॉपिकल बर्ड्स वहाँ पे रहती हैं और कुछ मैमल्स रहते हैं, जैसे कि मंकी है, मंकी भी ऑप्शन में था, मंकी भी रहता है कैनोपी के नीचे। मतलब कहीं से भी घड़ियाल नहीं आया, क्रोकोडाइल नहीं आया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आपका आंसर लेते हैं। आंसर शुरू होता है यहाँ से। इन्होंने कहा था कि कौन सी बात इसमें से क्या है, पैसिव मतलब पैसेज में कौन सी बात करेक्ट है, करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट, डेवलपमेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हैबिटेट। जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो उसका हैबिटेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है यार, डेवलपमेंट होगा तो काटेंगे, पेड़ काटेंगे, हैबिटेट पे इफेक्ट डालेगा, सीधे इफेक्ट डालता है। तो ये बात करेक्ट नहीं है। आगे लिखा है डेवलपमेंट फॉर हाउसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंक्रीजेज द हैबिटेट ऑफ नेटिव ऑर्गेनिज्म। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, तो जो नेचुरल लोग, जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट इंक्रीज। आप जंगल काटोगे तो उनका हैबिटेट इंक्रीज होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। लॉस ऑफ हैबिटेट कैन हैपन नेचुरली, ये मैंने वो अंडरलाइन करके आपको बताया था कि जो हैबिटेट का लॉस होता है वो कैसे होता है, नेचुरली होता है। उसी के एग्जांपल में दिया था कि एक एस्टेरॉयड टकराया था और डायनासोर्स का हैबिटेट नष्ट हो गया। तो ये बात ट्रू है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी सारी बातें तो गलत निकल गई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। तो नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा ये है क्वेश्चन नंबर 77 में देखो क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, नेटिव का। नेटिव का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, जो वहाँ का मूल निवासी हो, जो वहीं पे पैदा हुआ हो। तो ये ओरिजिनल तो उसका साइनोनिम हो गया, बोर्न मतलब जो वहीं पैदा हुआ, ये भी हो जाएगा। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होगा, जो वहीं का मूल है। अब क्या होगा, एक्जोटिक मतलब बाहरी होगा, बाहरी मतलब यही आपका एंटोनिम हुआ, आंसर था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कैनोपी में, रेन फॉरेस्ट पर कैनोपी में कौन नहीं रहता, तो क्रोकोडाइल नहीं रहता, बाकी सब तो हैं। मंकी तो है ही वहाँ पे, बटरफ्लाई भी वहाँ है, वाइन भी वहाँ पे है, ठीक है, केवल क्रोकोडाइल नहीं था। तो ये वाले भी आंसर हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं इसमें है कि दो मेन रीजन हैबिटेट लॉस के क्या है, स्पीशीज के एंडेंजर्ड होने के दो मेन लॉस क्या है, दो मेन कारण क्या थे। एसिड रेन नहीं, लॉस ऑफ सनलाइट ये भी नहीं था, लॉस ऑफ रोड ये भी नहीं था, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। शुरुआत में ही जब पैसेज की स्टार्टिंग हो गई थी तो दूसरी लाइन यही वाली थी, ठीक है। तो चौथा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 इसमें पूछ रहे हैं कि डायनासोर्स के यहाँ से एक्सटिंक्ट होने का क्या कारण था। तो डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का कारण यही था, एस्टेरॉयड स्ट्राइकिंग द अर्थ, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में 5 खाली जगहें होंगी, उनके लिए 4 ऑप्शन होंगे, उनको भरना होगा। भरने का तरीका वही जो इसके पहले करते आए हो, ठीक है। तो स्टार्ट में एक तरफ से पढ़ते हैं इसको, पहले पढ़ो। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या चीज़ होती है। एजुकेशनल फिलॉसफी इज अ डैश दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है जो डील करता है किससे, एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, जो एजुकेशन के, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनसे, जो शिक्षा के प्रोसीजर्स होते हैं उनसे, शिक्षा के जो एसेंस हैं और शिक्षा की जो आइडियोलॉजीज हैं उनको डील करता है एजुकेशनल फिलॉसफी। आगे तो आगे लिखा है इट इज़ डैश अ फिलॉसफी एंड एन एजुकेशनल ऑफशूट। ये एक क्या है, एक डैश फिलॉसफी है और एजुकेशनल ऑफशूट है। आगे लिखा है एजुकेशन इज डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग स्पेशलाइज्ड
ठीक, एजुकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड, क्या होगा यहाँ पे? कोई टॉपिक होगा, कोई मैटर होगा। आगे लिखा है एज वेल एज द इंस्टिलिंग ऑफ अवेयरनेस, इसके साथ ही साथ बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर इंस्टिल कर देना है। क्या इंस्टिल कर देना, क्या भर देना है? भर देना अवेयरनेस, जजमेंट और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भरनी है उनके अंदर। एंड डैश अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, और उनके अंदर डेवलप करना है, एक ज़्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम डेवलप करना है। देन the societal institute of higher education that we frequently constitute dash communicate dash। तो कम्युनिकेट के साथ हम क्या होता है, हम उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं, उसके विषय में तो विद लगाओगे। कम्युनिकेट के बाद फिक्स है कि या तो कम्युनिकेट अबाउट होगा या कम्युनिकेट विद होगा, जिसके बारे में या जिससे हम बात करते हैं। ये हो गया। अब एक तरफ से चलो हम लोग भरते हैं, तो 81 में क्या लगेगा? 81 में एजुकेशनल फिलोसफी क्या है? एक डैश है जो कि इन चीज़ों के बारे में बात करती है। तो ये क्या होगा? एजुकेशनल फिलॉसफी एक वर्ड है, तो एजुकेशनल फिलॉसफी एक वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें एक वर्ड होना चाहिए था, या तो एजुकेशनल होता या तो फिलॉसफी होगा। तो ये वर्ड हो नहीं पाएगा, तब क्या होगा? तब एक टर्म होगा। टर्म का मतलब 2-3 वर्ड मिल करके एक टर्म बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड में केवल एक वर्ड होगा तो यहाँ वर्ड नहीं लगा पाओगे, तो क्या होगा? टर्म होगा। एजुकेशनल फिलॉसफी कोई डाटा है, कोई कॉइनेज नहीं है। कॉइनेज क्या होता है? जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं, तो ये भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे? टर्म लगेगा। फिर दूसरा वाला आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इट इज़ डैश। तो इट इज़ क्या है? इट इज़ डैश अ फिलोसफी एंड एन एजुकेशनल आउटपुट। तो यहाँ पे क्या लगा? अ फिलोसफी एंड एन एजुकेशनल आउटपुट। तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड के साथ हम लोग क्या है, जब दो चीज़ें गिनाते हैं तो बोथ के साथ एंड यूज किया जाता है। तो यहाँ 2 नंबर पे क्या लगाओगे? इट इज़ बोथ अ फिलोसफी एंड एन एजुकेशनल आउटपुट। तो बोथ लगेगा, ये वाला आपका बोथ आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन था ये थर्ड वाला फिलर है। यहाँ स्पेशलाइज्ड क्या चीज़ है? ठीक है, एजुकेशन इज डिफाइंड एज, इसकी परिभाषा दी जाती है एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड, क्या? टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेशलाइज्ड। अब क्या चीज़ टीचिंग एंड लर्निंग स्पेशलाइज्ड बताइए? तो टीचिंग एंड लर्निंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स होना चाहिए ना। क्या करते हैं आप? इसमें टीचिंग और लर्निंग की स्किल होती है, स्किल सिखाई जाती है। ये टीचिंग एंड लर्निंग ब्रांचेज नहीं, ना तो नॉर्म्स ना तो कोर्स होगा। क्या होगा भाई? इसमें एजुकेशन में स्किल डेवलप की जाती है ना। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वाला क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन? अगला वाला है फिलर नंबर 4। तो यहाँ आपको लगाना एंड डैश अ मच ब्रॉडर। तो क्या करते हैं इसमें? इसका पर्पज़ क्या होता है? इंस्टिलिंग ऑफ अवेयरनेस, जजमेंट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों में हमें ये चीज़ डालनी है। एंड डैश अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, और ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है बड़ा स्पेक्ट्रम, या एनकम्पास करता है, या डिफाइन करता है, या सिग्नल करता है। तो ये क्या होगा? एनकम्पासेड। एनकम्पास का मतलब होता है अपने अंदर समाहित किए हुए है, अपने अंदर वो इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इंक्लूड है, एक बड़ा स्पेक्ट्रम होगा, जो हम स्पेशली इंस्टीट्यूट में ये सब जो सोचते हैं उससे बड़ा नज़रिया, दृष्टिकोण लेते हैं। तो एनकम्पास का मतलब उसके अंदर आता है। एनकम्पास जैसे ये कि कंपास होता है, इसके अंदर जितनी चीज़ें आ जाएंगी तो उसको क्या करता है? एनकम्पास कर लिया, इसने इसमें को अपने अंदर ले लिया। तो जैसे इंक्लूड कहते हो ना, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं, उसी को कहते हो एनकम्पास। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट में आओ भाई। तो नेक्स्ट में आया आपका ये फिलर नंबर 5। तो 5 में क्या होगा? कम्युनिकेट के बाद या तो हम करेंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिससे बात करते हैं। तो कम्युनिकेट के बाद अबाउट दिया नहीं है, अबाउट नहीं है दिया तो कम्युनिकेट विद होगा। कम्युनिकेट ऑन, कम्युनिकेट टू, कम्युनिकेट फॉर नहीं होगा, कम्युनिकेट विद होगा। ठीक है, तो ये हो गया 85 तक। अब 86 से आगे क्या होगा? 86 से लेकर के 90 तक ये वाला है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 86 से लेकर के 90 तक के लिए है। तो चलो देखते हैं इन 5 फिलर्स में हम क्या लगाएंगे। तो इसके लिए पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा द G20 या ग्रुप ऑफ 20। दो G20 का भी थोड़े दिन पहले आयोजन हुआ था इंडिया में ही। ठीक है, लेकिन हालांकि ये उसके पहले वाला है, इस वाला नहीं है, इस पर अभी आया नहीं है क्योंकि जब ये पेपर हुआ था उसके पहले G20 हुआ नहीं था। ये इंडिया वाले की बात नहीं है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल फोरम, ये एक इंटरनेशनल फोरम है
विच डैश 19 कंट्रीज, मतलब जिसमें 19 कंट्रीज शामिल हैं। तो जिसमें 19 कंट्रीज शामिल हैं तो अकाउंट्स फॉर होगा नहीं, एड्स नहीं होगा। विच एड्स 19 कंट्रीज, ऐड करना जोड़ना नहीं, ऐड करना जोड़ने के लिए लगता है, कवर्स भी नहीं है। क्या होगा, विच कंप्राइजेज, कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड, जिसमें 19 कंट्रीज शामिल हैं, तो ये लगाओ, कंप्राइजेज लगाओ, ठीक है। एंड द यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज हो गए और यूरोपियन यूनियन हो गया, इतना मिला करके G20 बना है। इट फोकसेज ऑन सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज, इसका फोकस किस पर होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, मतलब पूरे विश्व के लेवल पर जो आर्थिक चुनौतियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उस पर फोकस करता है। सच है, जैसे कि उदाहरण के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल डैश, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के लेवल पर फाइनेंशियल क्या होगा, फाइनेंशियल संकट हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, क्रंच हो सकता है, या स्टेबिलिटी की बात हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। क्लाइमेट चेंज की बात करेगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब कैसे क्लाइमेट चेंज को कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, इस पर कंसर्न रहता है। एंड डैश डेवलपमेंट, तो कैसे डेवलपमेंट की बात करोगे, रैपिड डेवलपमेंट, तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो G20 तो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम डेवलप भी करें और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं, कुछ इस तरह का डेवलपमेंट करें, ठीक है। इन 1999, ये 1999 की बात है, G20 वाज फॉर्म्ड इन डैश, ये 1999 G20 फॉर्म किया गया था इन डैश टू वेरियस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो ग्लोबल मतलब कई तरह की ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो हो सकता है हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए ऊपर वाले में। तो डैश टू मतलब क्या हुआ, इनका सामना करने के लिए, ठीक है। तो G20 की स्थापना हुई थी उस समय। जो भी वर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे उसके साथ खास बात ध्यान रखना कि यहाँ जो भी वर्ड लगाएंगे वहाँ पे टू उसके बाद आना जरूरी है, ठीक। आगे लिखा है द G20 डैश इटसेल्फ द प्रिंसिपल एरेना फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन ड्यूरिंग इट्स 2009 मीटिंग, ठीक है। तो पहले वाले के लिए क्या लगा, पहले वाले के व्हिच कंप्राइजेज हमारा हो चुका था, पहले लगा चुके थे। दूसरे वाले फिलर के लिए आ जाओ, देखें क्या लगाना है। तो ये रहा आपका दूसरा वाला फिलर, ठीक है। नंबर 2, तो नंबर 2 में ये हो गया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के बाद हमें क्या लगा, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि ये अपने फोकस किस पर करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस पर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल डैश। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्या होगा, परमानेंस होगा, लिटरेसी होगी, सॉलिडिटी होगी या स्टेबिलिटी होगी। तो देखो फाइनेंशियल संकट वगैरह की बात नहीं किया, तो फाइनेंशियल परमानेंस नहीं, ना लिटरेसी ना एबिलिटी, क्या होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि 1999 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो उसको स्टेबल करने के लिए, ताकि क्राइसिस ना आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, इसलिए इसको बनाया गया था। तो ये इसी पर फोकस करता है, स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे, ठीक है। ये तो चौथा हो गया, थर्ड वाला पर, ये फिलर नंबर 3 है। फिलर नंबर 3 में यहाँ लगाना होगा। तो अभी बात किए थे हम लोग कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन पर फोकस करता है, और कैसे डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ तो ऑटोमेटिक पहले ही आ रहा था, बिना ऑप्शन देखे ही सस्टेनेबल ही आ रहा था। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब नहीं, आप पर्यावरण को बर्बाद करके नहीं, ये ओवरऑल नहीं आएगा। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी नहीं आएगा और लिमिटेड डेवलपमेंट नहीं, लिमिटेड डेवलपमेंट की बात नहीं करता। आप डेवलपमेंट करो, खूब करो, लेकिन जो करो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट में क्या है आपका फिलर नंबर 4 है। यहाँ क्या लगाना है, इन डैश टू वेरियस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो जो कई तरह की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसी के डैश में। तो इन रिजल्ट टू नहीं होगा, इन रिस्पॉन्स टू ये हो सकता है। ये G20 की स्थापना हुई थी वो इसके रिस्पांस में, जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके रिस्पांस में हुई थी। रिटेलिएशन उसके बदले में हुई थी, नहीं बदले भी नहीं ना रिप्लाई में, इन रिस्पांस टू होगा, इसी के बाद 2 भी लग पाएगा, तो दूसरा वाला लगाओ। नेक्स्ट वाला आ जाते हैं आप, अब क्या फिलर नंबर 5 है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो G20 डैश इटसेल्फ, द G20 डैश इटसेल्फ द प्रिंसिपल एरेना, उसने अपने आप को इसलिए किया था, इसलिए वैल्यूज इटसेल्फ द प्रिंसिपल एरेना, ऑफर्ड इटसेल्फ द प्रिंसिपल एरेना, बिल्कुल नहीं, डिजाइनेटेड इटसेल्फ, उसने अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन किया था, ये होगा। अपॉइंटेड इटसेल्फ नहीं होगा, खुद नहीं करेगा, अपने आप को डिज़ाइन ही इस तरह से उसने
किया था। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 95, उसके बाद 96 से लेकर के 100 तक 2 पैसेज और बचे हैं आपके। ठीक, तो ये वाला पैसेज है फॉर 91 टू 95। लिखा है कैल्शियम सप्लीमेंट्स कॉमनली डैश वुमेन, ठीक है ना, आर हेल्पफुल डैश वार्डिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम सप्लीमेंट, इन्होंने कहा कैल्शियम सप्लीमेंट जो कि बहुत नॉर्मली किससे लिया जाता है, मतलब महिलाएं इसको यूज करती हैं, महिलाएं खाती हैं। ये हेल्पफुल होता है किस मामले में, हेल्पफुल होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी होती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद, मतलब बहुत सुराख हो जाते हैं, हड्डियाँ जैसे भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसको वार्ड ऑफ करने में, उसी को दूर करने के लिए मोर देन जस्ट डैश ग्राम्स अ डे, मतलब इन्होंने कहा कि इतना ग्राम, मतलब क्या हुआ कि कुछ ग्राम होंगे ना, मतलब 1-2 ग्राम ऐसे कुछ आएगा। मोर देन जस्ट मतलब 1-2 ग्राम अ डे, मतलब पर डे अगर आप लेते हैं तो डैश कैन लीड टू स्टमक अपसेट, अगर ज़्यादा हो गया तो ये आपका पेट खराब कर सकता है। स्टमक अपसेट मतलब आपका पेट खराब हो जाएगा। इवन किडनी स्टोन्स हो सकता है, किडनी स्टोन फॉर्म हो जाए। नियासिन, एक चीज़ उसमें पैदा है, नियासिन प्रोवेन इन द रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, नियासिन जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में साबित हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ये भी कैन बी डेंजरस, ये भी खतरनाक हो सकता है डैश डोजेज टू दोज हु सफ़र फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, जो लोग हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, अगर उनको ज़्यादा डोज दे दी जाती है तो। ठीक आइडिया लगा किस तरह का पैसेज है, किस बारे में है, हेल्थ से रिलेटेड है। चलो, तो सबसे पहले में हम लोग क्या लगाएंगे, पहले हम लोग ये लगाएंगे कि कैल्शियम सप्लीमेंट कॉमनली डैश बाय वुमेन, जो कि जनरली महिलाएं जिसका सेवन करती हैं, तो कॉमनली के बाद क्या होगा, कॉमनली टेकन बाय वुमेन। अब हम यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, विल बी टेकन बाय या हैव बीन टेकन बाय या आर टेकन बाय। आपको आर टेकन बाय लग रहा होगा लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि ये पार्टिसिपल की तरह यूज कर रहे हो, मेन सेंटेंस नहीं है। मेन सेंटेंस क्या होगा, ये लिखा है कि कैल्शियम कैप्सूल्स आर हेल्पफुल, सीधे ये होगा कैल्शियम कंपोनेंट्स आर हेल्पफुल, ठीक है, हेल्पफुल इन वार्डिंग ऑफ, ये हो जाएगा। अब ये जो है ना कॉमनली डैश वुमेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रेज की तरह यूज कर रहे हो, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज कर रहे हो, आर टेकन नहीं लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, तो हमें दूसरा सब्जेक्ट के रूप में लगाना, तो हमें नॉन फाइनाइट लगाना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट मतलब टेकन बाई, केवल टेकन बाई लगाओगे, आर टेकन बाई मत लगाना। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉमनली टेकन बाई वुमेन आर हेल्पफुल, आर हेल्पफुल यहाँ पे इन लगाओगे, क्योंकि इस चीज़ को, जिस काम को करने में हेल्पफुल होता है उसमें एन लगा दोगे। ठीक है, तो ये लगा है। देखो दूसरे वाले फिलर में क्या लगा है, आर हेल्पफुल डैश वार्डिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो क्या होगा, हेल्पफुल इन वार्डिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगला आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ लिखा है मोर देन जस्ट डैश ग्राम्स, मतलब जो डोज है उसे मतलब थोड़ा सा, जरा कुछ ग्राम भी अगर ज़्यादा लिया तो कितना होगा, आ फ्यू ग्राम्स। फ्यू तो नहीं होगा, अगर फ्यू ग्राम ज़्यादा लोगे तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि फ्यू निगेटिव है। अगर निगेटिव में ज़्यादा हो रहा है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, निगेटिव मतलब वो ये छोड़ दो। फिर सम या लिटिल लगेगा नहीं, ग्राम से लिखा हुआ है तो लिटिल ग्राम नहीं होता, फ्यू ग्राम होता है, तो आ फ्यू ग्राम लगाओगे। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ 48 पे। 48 में ये फिलर नंबर आपका 4 हो गया है यहाँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ लिखा है डैश, डैश कैन लीड, इन्होंने कहा कि लीड टू स्टमक अपसेट। अब थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल होता है ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करने में, फिर ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी हो, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा ले लेते हैं तो नुकसान करेगा। तो अब अपोजिट में आएगा ना बात करने के लिए, पहले भी इन्होंने अच्छी बात बताई, बाद में उसी के लिए ख़राब बात बता रहे हैं, तो अब क्या लगाओगे, तब फिर आप लगा सकते हो यहाँ पे हाउएवर, और कोई चारा नहीं है, हाउएवर लगाओगे। हाउएवर मतलब हालांकि ये नुकसान भी कर सकता है। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये है आपका फिलर नंबर 5, तो यहाँ लगाना है आपको। इन्होंने कहा कि लेवल कैन बी डेंजरस डैश डोजेज। अब इन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा डोज में ले लेते हो तो, ठीक है, तो 95 के लिए क्या लगाओगे, ज़्यादा डोज के लिए आपको लगाना है इन बिग डोजेज या इन लार्ज डोजेज। तो बिग डोजेज नहीं होगा, इन क्या होगा, लार्ज डोजेज। अगर बड़ी अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, बड़े डोज में इसको ले लेते हो तो 95 के लिए 2 वाला लगाओ। अब हमारे पास आ रहे हैं किसमें,
96 से लेकर के 100 तक के लिए, ठीक है। तो 96 से 100 तक के लिए जो पैसेज है वो है बटरफ्लाइज पर। देखो बटरफ्लाई डैश बॉडी पार्ट्स, तो बटरफ्लाई डैश बॉडी पार्ट्स मतलब क्या होता है, बटरफ्लाई के कुछ बॉडी पार्ट होंगे। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, हेड लिखा है, थोरेक्स लिखा है, एब्डोमेन लिखा, 3 बॉडी पार्ट हैं। तो बटरफ्लाइज के 3 बॉडी पार्ट होते हैं। तो इसमें हैज बटरफ्लाइज चूँकि प्लूरल में लिखा हुआ है तो हैज तो लगाओगे नहीं, अच्छा हैड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि बटरफ्लाइज मरी तो है नहीं, अभी तो हुई नहीं, अभी बटरफ्लाइज होती ही हैं और वैसी ही होती हैं। तो बटरफ्लाइज के साथ हैव लगाओ। हैव 3 पार्ट्स, ये हो गया हैव 3 पार्ट्स, ठीक है, ये लगाओगे। दे हैव, देखो फिर लगा ना, दे हैव 4 विंग्स, उनके 4 पंख होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, अटैच टू द थोरेक्स, उनके थोरेक्स से अटैच होते हैं, ठीक। यहाँ से हैव देख के लगा लो। आगे लिखा कि द कलर्स एंड पैटर्न डैश अ बटरफ्लाइज विंग, जो बटरफ्लाई के विंग पर, उसके जो पंख पर कलर का पैटर्न होता है, जो कलर होता है वो जो कलर का पैटर्न होता है। तो पंख के ऊपर होता है ना तो ऑन लगाओगे ना, या तो ऑन लगेगा या तो ऑफ लगाओगे। बटरफ्लाई के विंग का कलर पैटर्न या बटरफ्लाई के विंग के ऊपर जो कलर प्रिंट होता है, ठीक। तो दो में या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। डैश देम टू ब्लेंड डैश इट्स सराउंडिंग, डैश देम वो इनको इस योग्य बनाता है कि वो अपने सराउंडिंग में क्या हो जाए, ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड का मतलब उसमें मिक्सअप हो जाए। फूल पर बैठती हैं तो लगता ही नहीं कि वो तितली बैठी है, लगता है फूल ही है वो, तो उसमें दिखते ही नहीं हैं वो। एंड प्रोटेक्ट्स इट, और उनका जो कलर पैटर्न है पंखों का वही उनको बचाता है इनके प्रीडेटर्स से, मतलब कि इनको जो लोग खा जाते हैं उनसे इनको बचाता है। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस क्या होता है, जैसे मान लो ये बटरफ्लाई है सपोज, ठीक है, ये बटरफ्लाई हो गई, तो यहाँ पे ऐसे इसके क्या निकला होता है, सूंड टाइप का निकला होता है, आगे मतलब लंबी सी सूंड टाइप की निकली होती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है। हेल्प डैश फ्रॉम फ्लावर्स, ये क्या करता है, ये उनको मदद करता है फ्लावर्स से, जो पराग कोर्स वगैरह, जो पराग वगैरह चूसती हैं उसके लिए, ठीक है, तो उनकी मदद करेगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग एक एक करके भरते हैं। पहला वाला हम लोग भर ही चुके हैं कि बटरफ्लाइज के 3 बॉडी पार्ट होते हैं, तो हैव 3 हो गया। और नेक्स्ट में आ जाओ भैया, तो नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 2 में, तो इनका जो कलर, इनके विंग्स पर, बटरफ्लाइज के पंखों पर जो कलर और जो पैटर्न होता है, तो ऑफ या ऑन मैंने कहा था, तो इन और ऐड तो होगा नहीं, अप होगा नहीं, ऑफ दिया नहीं है तो ऑन लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट रहा ये फिलर नंबर 3, यहाँ क्या लगाना है आपको, तो ये जो उनके पंखों पे कलर होता है वो उनको इस योग्य बनाता है कि वो अपने आप को बचा लें। तो सेव देम, ब्लेंड या हेल्प देम, तो यहाँ पे हो गया हेल्प देम, हेल्प देम टू ब्लेंड डैश इट्स सराउंडिंग, तो उनकी हेल्प करता है इस मामले में, ठीक है। 53 में आ जाओ, 53 नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 99, असल में 53 में स्लाइड नंबर है, तो ऊपर देखते हैं तो इसमें स्लाइड नंबर 53 दिखा रहा था, तो हम 53 बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 99 है, फिलर नंबर 4 है। तो ये फिलर नंबर 4 है, तो क्या होगा, टू ब्लेंड, ब्लेंड आगे क्या होगा, ब्लेंड के बाद इन लगेगा, फिर होगा विद। हमेशा ब्लेंड जब लगाओगे ना, ब्लेंड के बाद हमें इन लगाना होता है, और जिसके साथ ब्लेंड होंगे उसके साथ विद लगाना होता है। तो ब्लेंड इन और विद दोनों चाहिए हमको, ठीक है ना। ब्लेंड इन मिक्सअप होने के लिए, विद इट्स सराउंडिंग, तो ये हो गया ब्लेंड इन विद सराउंडिंग, ब्लेंड इन एक साथ पढ़ना, विद सराउंडिंग के साथ पढ़ना। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स हो गया। और जो प्रोबोसिस होती है, मतलब इनकी जो सूंड निकली होती है आगे की ओर, देखोगे पतले पतले लंबे से, आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट वाले में हम फिलर तो देखें कौन सा, अरे चेंज हो यार, स्लाइड ही नहीं बदलती कभी कभी। ये रहा, ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिलर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है। तो ये इनको बचाता है, इनको हेल्प करता है डैश फ्रॉम फ्लावर्स, तो क्या होगा, टू ईट, तो ये फ्लावर से कुछ खाते वाते नहीं हैं, ठीक है ना। गोबल मतलब ये गपा गप खाने के लिए आ गया, मतलब जल्दी जल्दी ठूंस लिया, ये भी नहीं होगा। टू गल्प, ये भी जल्दी जल्दी ठूंस के खाना, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, टू ड्रिंक आएगा, ठीक है। ये लोग उससे एक नुकीली सी, मतलब सिरिंज टाइप की होती है, वो उसमें फूल में क्या करते हैं, अंदर वो चुभा देते हैं, उसके बाद उसमें से सुड़क लेते हैं ना, ऐसे होता है, सिप कर लेते हैं, तो ड्रिंक करते हैं वो उन चीज़ों का। क्लियर हो गया। तो ये आज कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन। तो कुल कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके,
6 सेट हैं तो 600 क्वेश्चन लगा चुके हो, ठीक। 100 के 6 सेट, 600 क्वेश्चन हम लोगों ने 12 दिन में लगा डाले हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का 12 तारीख को पेपर है। आपके जो प्रीवियस पेपर में पिछले साल वाला था वो हमने आपको 6 के 100 सेट करवा दिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा हम लोगों का जो ये पूरा कार्यक्रम था ये आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग अपनी राय हमको दीजिएगा कि कितना हेल्पफुल रहा, और पेपर देखने के बाद बताइएगा कि सर मतलब कुछ इसमें से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ वो भी बताइएगा। और अब आप जुट जाइए अपनी तैयारी पर, जुटे पहले से ही हैं, मतलब थोड़ा और अब जुट जाइए। आप कुछ न करिए, केवल मॉक टेस्ट दिन भर में 2 लगाओ 3 लगाओ, जितना मॉक टेस्ट लगा पाते हो लगाओ। करंट वगैरह अपडेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि करंट तो एकदम ताज़ा अपडेट करनी पड़ती है, वो बहुत याद नहीं रहता है। तो करंट तो आपको 11 तारीख तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो करंट पढ़ते रहिए आप, और अपने आप को एकदम अपडेट रहिए, प्रैक्टिस लगातार जुटे रहिए। एक टाइम खाना ना छोड़ना, ठीक है, लेकिन ओवर ईटिंग मत करना। ओवर ईटिंग नहीं कर, ओवर ईटिंग किए तो फिर बर्बाद हो गए, ठीक। नॉर्मल में खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। 2-2 3-3 घंटे पे थोड़ा तो कुछ पेट को थोड़ा खाली रखना, भरना कभी नहीं। और बैठ के जम के पढ़ाई करो, नींद बाद में ले लेना, पेपर के बाद ले लेना, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ाई करो। 12 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, मन से पेपर दो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। ईश्वर करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो और इसी साल सिलेक्शन लेके मुझे मिठाई खिलाओ। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी और यही मेरी मेहनत का परिणाम होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो स्टेनोग्राफर का सेशन तो अब होगा नहीं, अब शुरू करेंगे CGL के Tier 2 पर और CGL का Tier 1 दोनों लेके चलेंगे। CPO वालों का तो पेपर ही ख़त्म हो गया, तो CGL Tier 1 अब 6 महीने है अभी CGL Tier 1 होने में, लेकिन वो अभी से हम उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद CGL Tier 2 अभी है, दिसंबर में ही होगा, तो उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया से पेपर दो। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।